आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे किसान कृषि बिल और बिल पर जारी बवाल की। केंद्र सरकार जब से किसानों के लिए 3 बिलों को लेकर आई, तब से कांग्रेस इन बिलों का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और संगठन इस बिल के विरोध में पहले ही कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, विरोध को और धार देने के लिए कांग्रेस ने आज 2 बैठकें की। दोनों बैठकों में कृषि बिल के विरोध में रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस 29 सितंबर को राजभवन जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी, तो 2 अक्टूबर से घर घर जाकर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। यानी कांग्रेस बिल पर हमलावर है तो बीजेपी पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाए गए 3 बिलों पर जमकर बवाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी कृषि बिल पर लगातार मुखर है। प्रदेश कांग्रेस बिल पर पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो इन बिलों के खिलाफ कोर्ट जाएगी, तो दूसरी तरफ अब सड़क पर बिल का विरोध करने की सरकार और संगठन तैयारी कर रहे हैं। सदन के बाद कोर्ट से सड़क तक विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने एक के बाद एक 2 बैठकें की। पहली बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों के साथ तमाम सांसदों और विधायकों ने रणनीति बनाई, तो दूसरी बैठक में तमाम जिला अध्यक्षों को पार्टी की रणनीति के बारे में समझाया गया। दोनों ही बैठकों में सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। मरकाम ने कहा, कांग्रेस इस बिल को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देगी, क्योंकि ये बिल किसानों को बंधुआ मजदूर बना देगा। छत्तीसगढ़ में किसान बिल को लेकर क्या रणनीति रहेगी? छत्तीसगढ़ में लगातार हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है छत्तीसगढ़ में वो बिल हम लागू नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान जो 37 लाख किसान हैं, उनके लिए यहाँ के अन्नदाता बहुत खुश हैं। हम धान का रेट खरीद रहे हैं, अन्य फसलों का समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारी सरकार भूपेश बघेल सरकार से बहुत खुश है। एक तरफ जहां भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र के कृषि बिल पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हमला करते हुए कहा कि अब भूपेश सरकार के पास किसान को बरगलाने और केंद्र को कोसने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। कि किसानों को बीच में भ्रम फैलाने का काम और भ्रम फैला करके केंद्र के नीतियों के खिलाफ में प्रदर्शन का काम, जिसके माध्यम से अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में यहां कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस सरकार का काम केंद्र के नीतियों का विरोध करना है। अब सवाल ये है, बिल पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सवाल ये है, बिल पर बवाल मचाने से किसका भला होने वाला है। वैसे किसान भी सब देख रहा है और समझ रहा है, और वही तय करेगा क्या सच है और क्या झूठ। पेंड्रा से दुर्गेश बिसन के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो हमने आपको ये एक रिपोर्ट दिखाई और अब सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पूर्व अध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा के संदीप शर्मा जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजू जी, जो शेड्यूल बनाया गया है वो तो बड़ा तगड़ा बनाया आपने। उसमें 29 तारीख को राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपने जाएंगे, 2 अक्टूबर को घर घर हस्ताक्षर अभियान है, फिर 10 तारीख को उसमें आंदोलन की बात भी कही जा रही है। सरकार कई मौकों पर साफ कर चुकी है जो आपके संशय हैं, जो कंफ्यूजन है उसको लेकर कि एमएसपी अभी खत्म नहीं कर रहे, मंडियां बनी रहेंगी, तो उसमें अभी विवाद क्यों है? देखिए आसिफ जी, जो बातें आज पब्लिक डोमेन में है इस कृषक बिल को लेकर, उस पर एक बात बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से आज संक्रमण के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, कोरोना एक ऐसी भयावह स्थिति में पहुंच चुका है, उसके बावजूद उस पर कोई चिंता न करके इस बिल को लाने के पीछे जो मंशा केंद्र सरकार की दिखाई पड़ती है, और वह भी उस बिल में जिस प्रकार से त्रुटियां दिखाई पड़ती है, जहां कहीं स्पष्ट नहीं किया जाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, एमएसपी क्या होगी, खुले बाजार में बेचने की आजादी की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी पर कोई बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इस बिल को लाया गया है, जिस भी तरीके से लाया गया है, पूरे देश ने देखा है। कोई भी अध्यादेश आता है, लाया जाता है, तो सदन में उसे मत विभाजन के आधार पर पारित किया जाता है। उस पर भी कहीं न कहीं
विरोधाभास दिखी और बगैर मत विभाजन के इस अध्यादेश को लागू कर दिया गया। आज देश का किसान, छत्तीसगढ़ कृषक आधारित प्रदेश है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी इसी से संचालित होती हैं। बावजूद जो परिस्थितियां निर्मित है उस पर सरकार का कोई स्पष्ट आदेश दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार की एमएसपी को लेकर मंशा स्पष्ट है तो एमएसपी गारंटी योजना लागू कर दे। वो स्पष्ट रूप से कह दे कि हम एमएसपी गारंटी योजना लागू करते हैं, एमएसपी के आधार पर ही, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर में हो, धान खरीदे जाएंगे, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ या पीड़ा नहीं होगी। लेकिन बगैर सोचे समझे जिस प्रकार से आज से पूर्व, चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे तमाम प्रकार की बातें जो बड़ी बड़ी किसानों को 2022 तक आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आय दुगनी करने की बात करते रहे, आज कहीं भी वो चीजें दिखाई नहीं पड़ रही है। उस पर एक नया अध्यादेश लागू करके, वो भी थोपने वाला, तो ये भारत के संविधान में इस प्रकार के अन्यायपूर्वक कोई भी अध्यादेश और बिल को लागू करने का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही विरोध किया है और आगे भी हम इसका विरोध करेंगे। राजू जी, आपसे सवाल ये है, कोरोना की दवाई आप केंद्र को तो दे रहे हैं, 10 तारीख को आप आंदोलन करने वाले हैं, 2 तारीख को आप घर घर जाएंगे, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, वहां भी इंटरेक्शन होगा, साइन करवाएंगे वहां, तो इसमें कोरोना का डर नहीं है क्या? यानी बीजेपी के लिए कोरोना का डर है, आपके लिए नहीं है? हमारे लिए डर इस बात का है कि देश के किसान जो अन्नदाता हैं, जो धरती का सीना चीर कर हम आपका पेट भरने का काम करते हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार अन्याय करती है तो निश्चित उस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे और हम घर घर भी जाएंगे। जान की चिंता निश्चित है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रकार की चीजें भी हैं। हम अपना विरोध कैसे प्रदर्शित करेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को सत्ता के दम पर, बहुमत के दम पर रौंदा जा रहा है। आखिर ये किस प्रकार का देश चलाना चाहते हैं? ठीक, राजू जी, मैं आता हूं इस पर, आपके पास बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, किसान जानना चाहते हैं ये अन्यायपूर्वक बिल लाने के पीछे क्या मंशा है मोदी सरकार की? राजू जी, आता हूं मैं आपके पास। शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, आपसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा बिल लेकर आए सर कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक और भोपाल तक हर जगह बस विरोध ही विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए आसिफ जी, इन्होंने हमारे किस बिल का विरोध नहीं किया? सभी बिल का विरोध किया इन्होंने। 370 लाए, विरोध किया इन्होंने। नोटबंदी लाए, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। राम मंदिर के मुद्दे पर भी कोर्ट में गए थे तो वहां भी हमारा विरोध ही किया इन्होंने। तो विरोध इनका स्वभाव है, विरोध करते रहेंगे, इस पर कोई चिंता नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं बहुमत के आधार पर सबको रौंद रहे हैं, तो बहुमत हमारे पास है। देश की जनता ने हमको आदेश दिया है, देश की जनता ने हमको सत्ता पे बिठाया है, देश की जनता के हानि लाभ क्या उसको हम समझ रहे हैं। पिछले 70 साल से हम यही कहते रहे कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है। मतलब पहले जो भी कानून था उसमें कहीं ना कहीं पोल था जिसके कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। अब एक नया कानून और लाया गया है, इनको धीरज रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस ये एपीएमसी जो कमेटी की जो ये निंदा करते हैं या उसको बंद कर दिया जाएगा कहते वो चालू रहेगा। मंडी की व्यवस्था को कहीं पर छेड़ा नहीं गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मामला है वो इसके लिए अलग से आयोग है, वह इसकी घोषणा करती है। उसी आयोग ने भी रबी फसल का समर्थन मूल्य भी कल घोषित किया है। नहीं शर्मा जी, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस को भरोसे में लेना, मुझे नहीं लगता कि आपका ये सियासी मकसद है। आपका जो मकसद है वो ये कि देश के किसान को भरोसे में लेना। उस पर मेरा एक सवाल है शर्मा जी आपसे, जब इतनी सरल और सहज चीजें हैं तो आप जब अपनी पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को भरोसे में नहीं ले पाए, एनडीए के एक अपने सहयोगी दल को भरोसे में नहीं ले पाए, तो किसान को कैसे भरोसे में लेंगे आप? देखिए, उनके कोई निजी मजबूरी हो सकती है। पंजाब के मामले में वो क्यों ऐसा किए हैं, बाकी तो हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं। निजी मजबूरी तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं वो उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये उनका मामला है। बहुत सारे उनके निजी कारण भी होंगे। अब ये जो निजी कारण है, क्या कारण है, आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे सारी स्थिति समझ। उन्होंने खुले मंच पर कहा कि दरअसल हमसे बातचीत नहीं की गई, किसानों से बातचीत नहीं की गई, सीधा बिल लाकर थोप दिया गया, हमको कम से कम एक बार बातचीत करने का मौका तो मिलता। तो ये उन्होंने कहा। देखिए आसिफ जी, जिस बिल को लाया गया है इसके पहले इन तीनों चीजों पर अध्यादेश भी आज से 2 महीना पहले लाया जा चुका है, और अध्यादेश के विषय में उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। कोई भी अध्यादेश आता है उसको कानून बनाने के लिए बिल लाया जाता है। अध्यादेश की आपत्ति नहीं थी। इन्होंने अचानक जाकर इसमें अगर कहीं कोई विरोध किया है, ये उनकी मर्जी है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, कौन हमारा साथ देता और नहीं देता, लेकिन बहुमत हमारे साथ है। बहुमत ने सदन में इसका पक्ष लिया है। तो ये जो कहना कि कौन चला गया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी से भी आज कई लोग निकल करके बाहर जा रहे हैं, उसकी चिंता उनको करना चाहिए। उनकी सरकारें चली जा रही है उनके लोगों के निकलने से। तो ये जो हंसी है, जो ठहाकेबाजी वहां लगा है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है।
ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राजू जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शर्मा जी, आप भी मुस्कुराइए, मुस्कुराना अच्छा है सेहत के लिए कोरोना काल में। राजू भाई, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझसे पिछले सवाल में पूछा था कि तो फिर हम कैसे विरोध दर्ज कराएं। जब ये बिल की घोषणा हुई तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से था जिसने कहा था हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही है तो फिर ये इतना घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान, ये किसानों को बुलाना, 10 तारीख को आंदोलन खड़ा करना, मैं उसकी जरूरत नहीं समझ पा रहा हूं। आपने कहा कि कैसे विरोध दर्ज कराएं, तो आपने कहा तो कि आप कोर्ट जा रहे हैं। बहुत सही प्रश्न किया आपने आसिफ जी, और आपको इस प्रश्न के लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों से कहा कि किसानों को हम आर्थिक रूप से उनके आय से 50% अधिक राशि देंगे। आज 6 साल हो गए, उसका कहीं पता नहीं है। उन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके उसमें जो दर्ज एमएसपी है वो हम देश के किसानों को देंगे, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। इन्होंने नया जुमला लाया 2019 में कि हम 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगनी करेंगे, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। आखिर किसान हितैषी होने का ढोंग रचने का जो स्वांग भारतीय जनता पार्टी रच रही है, उसको जनता तक बताने का काम विपक्ष का है, और इस विपक्ष की भूमिका को हम सतत रूप से निभाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपने शर्मा जी से किया कि आपके समर्थित दल के लोगों ने भी इस बिल का विरोध करके इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कह दिया ये उनकी निजी मजबूरी है। अरे विपक्ष ने जब आपसे ये मांग की सदन में कि मत विभाजन करा लीजिए, जो संविधान के आधार पर कोई भी अध्यादेश लाने पर किया जाता है, आप वहां से भी भाग खड़े हुए, आप वहां भी मत विभाजन कराने की आवश्यकता नहीं समझी। तो क्या देश ये समझ ले कि आपको अगर किसी प्रकार का पूर्ण बहुमत दिया है तो आप इस प्रकार से कुछ भी बिल लाकर, कुछ भी अन्यायपूर्वक प्रस्ताव लाकर देश में थोपने का काम करेंगे? आपने कहा जीएसटी का हमने विरोध किया, हाँ हमने किया है। क्या परिस्थितियां हैं? हमने नोटबंदी का विरोध किया है, क्या परिस्थितियां हैं? आपने तो कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आपने कहा था काला धन आएगा, आया क्या? जीएसटी एक टैक्स की बात करते रहे, आज 1760 टैक्स संशोधन आपको उसमें करने पड़े। तो क्या बता सकती है भारतीय जनता पार्टी की जितने बिल उन्होंने आज तक देश में लाए हैं, उसका कहीं सही मायने में देश की जनता को फायदा हुआ हो? और किसानों के विषय पर आप किसानों से पूछे बगैर, किसानों की मंशा जाने बगैर इस प्रकार के बिल को लाकर थोपने का जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और समूचा विपक्ष इसके लिए आज सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपकी हठधर्मिता इस बात को साबित करती है कि उद्योग घरानों के हाथों आप किसानों की मेहनत को बेचना चाहते हैं। तो वो यही उम्मीद करती है कि अगर सरकार दाएं बाएं कर रही है तो विपक्ष पटरी पर ले आए सरकार को, उसमें आपकी भूमिका पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा हो। राजू भाई, संदीप जी अब आप बोलिए सर। देखिए, ऐसा है, औद्योगिक घराने, अंडाड़ी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये तो ऐसे इनको रात को सपने में आते थे, लेकिन आजकल ये नाम सब इनको दिन में सपने में आती है। इस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस दिन सदन में मामला मिमिक्री करना बहुत अच्छी बात है संदीप शर्मा जी, लेकिन किसानों के हित की बात करिए। मिमिक्री मत करिए, किसानों के हित और हितैषी होने की बात करिए, आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। आप संदीप भाई बोलिए, संदीप जी बोलिए आप। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ठहाके मत लगाइए, आप विषय पर बात करिए। राजू जी 1 मिनट रुकिए ना। ऐसा लगाता हूं, बताइए। सपने तो आप ही ने दिखाए देश के किसानों को 2014 में, बताइए। मैंने सपने तो आप ही ने दिखाए 2019 में। राजू भाई रुकिए ना, 1 मिनट आप रुकिए। सपने देखना कहाँ गलत बात है? अरे विपक्ष की भूमिका है सवाल उठाना, लेकिन ये बोलना भी तो देना पड़ेगा ना। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए संदीप जी। देखिए, जो ये सदन की बात कर रहे हैं, मिमिक्री करना बंद करें। संदीप शर्मा जी एक किसान है। मिमिक्री किया है मैंने? मिमिक्री कहा कि आपको कोई गलतफहमी है? जरा इसमें बंद करिए आवाज। नहीं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। मैं लौट रहा हूं। दिन में सपने देख रहे हैं। राजू भाई 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। संदीप जी बोलिए आप। मैंने पूछिए उनसे, आपको कोई गलतफहमी है? संदीप जी बोलिए आप। मिमिक्री का आपको देखिए, उस दिन राज्यसभा का जहां तक मामला है, हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने साफ कहा है कि उस दिन ये विपक्ष नहीं चाहती थी वहां पर कहीं पर से भी मतदान हो, मत विभाजन हो। वो केवल हंगामा करके किसी भी तरह से उस दिन सदन को वहां से स्थगित हो जाए, इस चक्कर में पड़े थे। और जो सदन में उस दिन जो उपस्थित लोग थे, जो रिकॉर्ड है राजू जी आऊंगा, सुन लीजिए पहले एक बार जी। 184 लोग वहां उपस्थित थे, और जो लिस्टेड लोग थे उसमें 112 लोग हमारे समर्थक एनडीए के लोग थे, और मात्र 72 लोग जो थे उस दिन वहां पर
इनके यूपीए के या बाकी लोग थे। तो इसलिए इनका कहना कि हमारा उस दिन वहां बहुमत था, बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं तो चाहता हूं कि उस दिन जितने लोग उपस्थित थे उस पर ये लोग बात करें, उसका परेड करा ले, वहां लोग जो लोग उपस्थित थे कितने लोग थे इनके। तो ये सब कहना गलत बात है। पूरी तरह से बिल किसानों के हित में है। किसानों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक और प्लेटफॉर्म दिया है, जो प्लेटफॉर्म है तो वही है, लेकिन किसान अपने माल को अगर कि उसको लगता है कि जो मंडी की व्यवस्था है उस मंडी की व्यवस्था से बाहर उसको उचित मूल्य और मिल सकता है, वो सीधे बाहर जाकर के अन्य व्यापारी को अपना माल बेच सकता है। इस तीनों बिल में कहीं पर भी किसानों को नुकसान नहीं है। हम आश्वस्त कराते हैं, जिस किसान को ऐसा लगता है कि इस बिल के कारण नुकसान है वो अपनी पुरानी व्यवस्था में चल सकता है। दो रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता पहले से जो बना हुआ है, नया रास्ता और खोला गया है। नए रास्ते के माध्यम से किसान अपने जहां पर हित देखें, नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं शर्मा जी इसमें। हाल में जब इनकम टैक्स का हुआ तो उसमें जिसको पिछली व्यवस्था चाहिए वो अपनी पिछली व्यवस्था में टैक्स दे, नई व्यवस्था में जिसको टैक्स देना है उसको नई व्यवस्था में टैक्स दे। आज आप कह रहे हैं कि जिसको पिछली व्यवस्था में चलना है, एक नियम में क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन होता है उससे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप उसमें चलिए ना, कोई रोका नहीं है। लेकिन किसानों को एक और नया ऑप्शन यदि दिया गया है, पुराना ऑप्शन तो है ही है, आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक, आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं, राजू भाई आप बोलिए। इसके लिए ऑप्शन है, आप ट्रेन से यात्रा करना है करिए, आपको बस से यात्रा करना है करिए, एक ऑप्शन। देखिए सबसे बड़ी बात यह है आसिफ जी ऑप्शन है कि ऑप्शन पर तब आते हैं जब इन्हें लगता है कि देश इसका विरोध कर रहा है। ये ऑप्शन पर तब आते हैं जब इन्हें समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियां और खामियां हो गई है। चाहे वो नोटबंदी के समय भी हमने देखा या और जीएसटी के समय भी देखा, कितने बार इन्होंने संशोधन किया है। ठीक इसी प्रकार इस बिल में जब किसान सड़क पर उतरे, सदन में परिस्थितियां विपरीत दिखाई देने लगी, तो तमाम प्रकार के तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी की बात करने लगी कि मंडियों में भी। देखिए साहब, आप अपनी बात रखिए, बीजेपी अपनी बात रखेगी, लेकिन तय तो जनता को करना है। जनता ही तय करेगी कि आपका विरोध ठीक है या सरकार का बिल ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत धन्यवाद घनश्याम राजू जी, संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।